बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान वीडीसी टीचर आज आपका वीडीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। तो बच्चों, आज के सेशन में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नवी जमात में रियाजी हिस्सा 1 में माशी मनसूबबंदी के बारे में। माशी मनसूबबंदी में बच्चों हम ख़ास तौर पर आज के सेशन में यहाँ पर मालूमात जो हासिल करने वाले हैं, इसमें हम टैक्स महसूल तहसीब करना और टैक्स की इफ़ादियत, टैक्स के ताल्लुक़ से जो है तो अहम इस्तिलाहात के बारे में बात करेंगे और आखिर में हम 6.2 जो एक्सरसाइज है उससे यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं टैक्स यानी महसूल जिसे कहते हैं उसकी तहसीब करना, टैक्सेशन जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में। तो आप देखते हैं कि टैक्स की ज़रूरत जो है तो मुल्क की तरक्की के लिए बेइंतहा ज़रूरी है ना। तो हम देखते हैं कि मुल्क के तरक्की के लिए हुकूमत मुख्तलिफ़ स्कीम बनाती है और इन स्कीमों की अमल आवारी के लिए हुकूमत को बड़ी रकम की ज़रूरत पेश आती है। कई किस्म के टैक्स आयद करके ये रकम हासिल की जाती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि टैक्स की इफ़ादियत की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि बुनियादी जो सहूलियात होती है वो फ़राहम करना, इसके अलावा मुख्तलिफ़ फ़लाह व बहबूद की स्कीम पर अमल करना, मुख्तलिफ़ शोबों में तरक्याती कामों और तहकीक के ताल्लुक़ से स्कीम पर अमल दरामद करना, इसके अलावा कानून और नज़्म व नस्क़ कायम रखना, कुदरती आफ़ात से मुतासिर लोगों की मदद करना और मुल्क और शहरियों की हिफाजत करना। ये तमाम काम जो है तो टैक्स से वसूल किए गए पैसे से हुकूमत करती है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि जो टैक्स हम पे करते हैं हुकूमत को, हुकूमत उसके बदले में हमें जो फ़ायदे देती है या टैक्स पे करने का जो फ़ायदा हमें हासिल होता है वो ये होता है। ठीक है, बुनियादी सहूलियात फराहम की जाती है। हम देखते हैं हमारे आसपास में सड़कें बनाई जाती है ना, गटर वगैरह साफ़ किए जाते हैं, गटर बनाए जाते हैं, बारिश से पहले आपने देखा है ना। इसके अलावा भी आपने देखा कोविड-19 में के वक्त आपने देखा है कि हुकूमत ने किस तरह से जो है लोगों की मदद की है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, है ना, और लोगों के घरों तक जो है तो हुकूमत के नुमाइंदे पहुँचे हैं और आपने देखा महकमे सेहत के लोगों ने किस तरह से लोगों की मदद की है। ये सारी चीज़ें आपने देखी है। तो ये सब चीज़ें आपने देखा है कि कुदरती आफ़ात के ज़िम्मे में भी आती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। तो इस तरह के बारिश वगैरह के वक्त में आपने देखा है या किसी भी तरह की अगर कोई कुदरती आफ़त आ जाती है तो उस वक्त हुकूमत किस तरह से फ़ौरन से लोगों को जो है तो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करती है, उनको महफूज मकामात तक पहुँचाती है और इस तरह से उनकी हर तरह की मदद करने की हुकूमत कोशिश करती है। तो वो जो हुकूमत के पास पैसा जो आता है वो ये हमारे टैक्स से दी हुई रकम ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब बात करेंगे टैक्स की किस्मों के बारे में। तो टैक्स की 2 किस्में हैं, एक बराह रास्त टैक्स जिसे डायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है और दूसरा है बिलवास्ता टैक्स जिसे इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर बात करें बराह रास्त टैक्स के बारे में, तो हम देखते हैं कि जिन टैक्सों का बोझ बराह रास्त टैक्स अदा करने वाले पर पड़ता है इसको बराह रास्त टैक्स कहते हैं। ठीक है, मसलन इनकम टैक्स है, जायदाद टैक्स है, पेशेवराना टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, ये तमाम चीज़ें जो है तो इसमें शामिल है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर बिलवास्ता टैक्स के बारे में, तो जिन टैक्सों का बोझ बराह रास्त टैक्स अदा करने वाले पर नहीं पड़ता है इसे बिलरास्त टैक्स कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि मरकज़ी फ़रोख्त टैक्स है, इसी तरह से वैल्यू एडेड टैक्स है जिसे वैट कहते हैं, इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी है और ख़िदमत टैक्स वगैरह है। तो यहाँ पर हमें जो है तो फ़र्द वाहिद के ज़रिए अदा किए जाने वाले टैक्सों से मुतालिक मालूमात यहाँ पर आज के सेशन में हम हासिल करने वाले हैं। ठीक है,
तो हम देखते हैं बच्चों कि फ़र्द की तंजीम या दीगर कानूनी तौर पर भारत में जारी सनद की आमदनी इनकम टैक्स एक्ट कानून के तहत मुकर्रर की गई हद से ज़्यादा हो तो इस पर इनकम टैक्स महसूल आयद किया जाता है। ठीक है, एक इनकम जो है तो बना दी गई है कि अगर इतनी आय है, आपकी इतनी आमदनी है साल भर में, तो इसके ऊपर से अगर आपको इससे ज़्यादा अगर आपको इनकम मिलती है तो उस पर आपको टैक्स अदा करना होता है। ठीक है, इस बाब में हम बराह रास्त टैक्स में सिर्फ फ़र्द की जानिब से अदा किए जाने वाले इनकम टैक्स के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इनकम टैक्स की तहज़ीब मरकज़ी हुकूमत करती है। भारत में इनकम टैक्स की तहज़ीब दो कवानीन के ज़रिए की जाती है। ठीक है, पहला जो है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये कानून जो है तो 1/4/1962 से नाफिज हुआ है। और दूसरा, हर साल पार्लियामेंट में मंजूर किया जाने वाला इक्तिसादी जिसे माशी से ताल्लुक़ रखने वाला फ्राहम किया जाने वाला जो है तो कानून होता है ना। यानी हर साल जो बजट पेश किया जाता है, आपने बजट का नाम सुना होगा, है ना। तो हर साल जो बजट पेश किया जाता है उसके लिहाज से उस वक्त जो है तो जिस लिहाज उस वक्त के हालात जैसे होते हैं उस साल के, उस लिहाज से हुकूमत उसमें तरमीम करती है, बदलाव करती है। ठीक है, तो आपने अक्सर से सुना होगा कि भाई इस साल जो है तो इनकम टैक्स का रेशियो जो है तो इतना हो गया, इस साल जो है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा हो रहा है, या जो भी तब्दीलियां हम जो है तो बजट के दौरान सुनते हैं। तो बाज़ औक़ात जो है तो आवाम जो है तो खुश होती है, या आवाम के जो लेवल है या आवाम के लायक जो है तो कभी बजट होता है, कभी ऐसा लोगों को महसूस होता है कि नहीं ये बजट जो है तो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो कुछ लोग बजट जब पेश किया जाता है तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोगों के लिए वो बजट में हम देखते हैं कि उनके लिए फ़ायदेमंद महसूस नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हुकूमत जो है तो अवामुल नास के फ़ायदे के ताल्लुक़ से कानून बनाती है उस वक्त, तो उसमें ज़्यादा लोगों का फ़ायदा जो है तो वो सोचा जाता है कि आम लोग जो है तो उससे किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उस ताल्लुक़ से हुकूमत जो है तो कानून को नाफिज करती है और उस तरह की जो है तो इनकम टैक्स में बदलाव करती है। ठीक है, हम देखते हैं कि हर साल जो है तो आम तौर पर फरवरी के महीने में वज़ीर मालियत आने वाले मालियाती साल के ताल्लुक़ से कौमी आमदनी और अखराजात का बजट तख़मीना पेश करते हैं। इसमें इनकम टैक्स की शरह तजवीज़ की जाती है। पार्लियामेंट के बजट में मंजूर करने पर शरह अगले साल के लिए आयद की जाती है। इनकम टैक्स की शरह हर साल बजट में तय की जाती है। तो इस तरह से हम इसे देखते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो टैक्स है, इन्हें टैक्स अदा करने वाला एन एसेस जिसे कहते हैं, जिसे हम उर्दू में मुतशख़्ख़िस कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में शामिल कानून के लिहाज से जिस फ़र्द को इनकम टैक्स अदा करना मतलूब होता है, इस फ़र्द को मुतशख़्ख़िस यानी कि हम इसे इंग्लिश में एन एस ए कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। इसी तरह से मालियाती साल यानी फाइनेंशियल ईयर जो है तो उसको देखते हैं हम कि जिस एक साल की काबिल टैक्स आमदनी ली जाती है, इस साल को मालियाती साल कहते हैं। अपने मुल्क में फ़िलहाल 1 अप्रैल से 31 मार्च का अरसा जो है तो मालियाती साल कहलाता है। ठीक है, याद रखिए बच्चों, मालियाती साल जो है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के होता है। टैक्स यानी तशख़्ख़ुस साल या साल तशख़्ख़ुस जो है एन असेसमेंट ईयर जिसे कहा जाता है, उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर अब कि मालियाती साल के फ़ौरन बाद के मालियाती साल को साल तशख़्ख़ुस यानी असेसमेंट ईयर कहते हैं। ठीक है, साल रवा में गुज़िश्ता मालियाती साल के लिए टैक्स की तशख़ीस मंजूर की जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मालियाती साल और मुताल्लिक़ा तशख़ीस ज़ैल के मुताबिक दिया गया है। तो तशख़ीस मुताल्लिक़ा साल तशख़ीस में हम देखते हैं कि जिसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2017 और से 2018, तो ये असेसमेंट ईयर है।
और फाइनेंशियल ईयर यानी मालियाती साल जो है तो 2016-17 यानी कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें 2018-19 असेसमेंट ईयर के बारे में अगर बात करें तो हम देखते हैं कि 2017 से 2018 यानी कि 1/4/2017 से 31 मार्च 2018 ये जो है तो फाइनेंशियल ईयर है। तो ये आपको फ़र्क समझ में रखना चाहिए बच्चों के असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर मालियाती साल में और मुताल्लिका साल तशख़ीस में जो है तो क्या फ़र्क है वो याद रखना है और समझना ज़रूरी है उसका। ठीक है, याद रखिए इसे। अब इसके बाद यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है क्या है ये, आपने अक्सर आपके घर में बड़े लोगों के पास इसे देखा होगा। आपके वालिद वालदा भाई बहन उनके पास ज़रूर से इस तरह से कार्ड आपने देखा होगा। जी हाँ, इसे हम कहते हैं पैन कार्ड, है ना। तो मुस्तकिल खाता नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसे पैन कार्ड कहते हैं ना। तो हर फर्द को अरीज़ा करने पर इनकम टैक्स महकमे की जानिब से एक मखसूस 10 हिंसी हर्फ नंबर दिया जाता है। इससे मुस्तकिल खाता नंबर यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर कहते हैं। कहीं अहम दस्तावेज़ात और माशी लेन देन में ये नंबर दर्ज करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पैन कार्ड का जो इस्तेमाल है वो क्या होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इनकम टैक्स में टैक्स अदा करने के चालान, फॉर्म, टैक्स का गोशवारा, रिटर्न फॉर्म और दीगर मरासलात में पैन नंबर लिखना लाजमी होता है। इसी तरह बड़े माशी लेन देन करते वक्त पैन नंबर दर्ज करना पड़ता है। कई दफ़ा पैन कार्ड बतौर शनाख्त यानी आइडेंटिटी प्रूफ के भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हमें इसे याद रखना है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे इनकम टैक्स की तहसीब के बारे में। तो हम देखते हैं कि इनकम टैक्स की तहसीब आमदनी पर मुनहसिर होती है, इसलिए आमदनी के मुख्तलिफ ज़राए जानना ज़रूरी है। आमदनी के 5 अहम ज़राए हैं। एक तो तनख्वाह से हासिल होने वाली आमदनी है, धंधा और कारोबार पेशे से मिलने वाली आमदनी होती है, या फिर दीगर जिसमें हम देखते हैं कि घर जायदाद से हासिल होने वाली आमदनी है, सरमायाकारी के मुनाफे से, कैपिटल गेन से हासिल होने वाली आमदनी है, और 5वीं जो है तो दीगर ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि 5 जो है तो अहम तरीन जो है तो रिसोर्सेस है जहाँ से हमारी आमदनी होती है। ठीक है, याद रखिए इसे। इसी तरह से अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तनख्वाहदार फ़र्द का इनकम टैक्स महसूब करने के लिए अहम नुकात जो है तो वो क्या है। ठीक है, तनख्वाहदार यानी कोई जो सैलरी एम्प्लॉय है तो वो एम्प्लॉय का इनकम टैक्स महसूब करने के लिए जो है तो कुछ अहम यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए हैं, उन्हें हम देखते हैं। इनकम टैक्स महसूब करने के लिए कुल आमदनी का ख्याल किया जाता है। कुल यहाँ पर आमदनी में हम वो साल भर की आमदनी को देखते हैं। ठीक है, जो हमने असेसमेंट ईयर देखा है ना अभी। तो इनकम टैक्स एक्ट 80C, 80D, 80G वगैरह आर्टिकल के तहत कुल सालाना आमदनी में कटौती सहूलत मिलती है। इस मुत्तस्ना आमदनी को कम करने के बाद बकाया आमदनी को काबिल टैक्स आमदनी यानी टैक्सेबल अमाउंट जिसे कहते हैं, काबिल टैक्स आमदनी कहते हैं इसे। इनकम टैक्स की तहसीब इसी आमदनी पर की जाती है। टैक्स की तहसीब के उसूल कभी कभी तब्दील किए जाते हैं, इसलिए बराह रास्त टैक्स तहसीब करते वक्त ताज़ा तरीन उसूल का मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि काबिल टैक्स आमदनी में से मखसूस हद तक की रकम पर टैक्स तहसीब नहीं किया जाता है। इस रकम को काबिल टैक्स आमदनी की असल मुत्तस्ना आमदनी कहते हैं। ठीक है,
कुछ अमाउंट जो है, जैसे 2,50,000 है या 2,25,000 है, जो आमदनी की शरह लगाई गई है इनकम टैक्स के लिए, उसे उसके नीचे की जो आमदनी होती है उसे छोड़ दिया जाता है ना, तो उससे जो है तो असल मुस्तस्ना आमदनी कहते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों कि कुछ यहाँ पर ज़रूरी बातें हैं जिससे हमें यहाँ पर समझना है, जिसमें हम देखते हैं कि जैसे किसानों को ज़रूरी आमदनी या ज़रूरी पैदावार की आमदनी पर इनकम टैक्स में रियायत दी गई है, ठीक है। इसी तरह से इनकम टैक्स एक्ट 80G के तहत वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड, वज़ीर आला रिलीफ फ़ंड से मंजूर शुदा इदारों को अतिया देने पर 100% छूट मिलती है, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि 80D एक्ट के तहत सेहत के लिए बीमा किस्त पर भी रियायत यानी छूट मिलती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि आमतौर पर कुल सरमायाकारी पर ATC एक्ट के तहत मुख्तलिफ़ किस्म की सरमायाकारी में ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 रुपये तक छूट रियायत मिलती है। और 2017-18 अगर हम इस साल का बजट या तखमीने के मुताबिक देखते हैं कि जिनकी सालाना आमदनी में रियायत दी जा सकती है, ऐसे कुछ अहम सरमायाकारियाँ जो है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जो जदूल यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट मालूमात है जिससे हमें यहाँ पर समझना ज़रूरी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 60 साल की उम्र के फ़र्द के लिए, अब देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पर जो मरहले दिए हुए हैं काबिल टैक्स आमदनी के मरहले, यानी 25,000 रुपये तक के हम देखते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद इनकम टैक्स है, ज़ैली टैक्स है, इसी तरह से सानवी और आला तालीमी टैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 60 साल की उम्र के फ़र्द के बारे में अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि 2,50,000 तक की जो है तो टैक्स माफ़ है, ठीक है। यानी ये आमदनी से जो है तो इससे मुस्तस्ना इसे रखा गया है, ठीक से। नहीं, यहाँ पर हम देखते हैं कि तालीमी ज़ैली टैक्स जो है तो यहाँ पर माफ़ है। इसी तरह से सानवी और आला तालीमी टैक्स भी इसमें माफ़ है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक की जो आमदनी है वो काबिल टैक्स आमदनी से 2.5 लाख जो है तो मिनहा कर दिया जाता है, कम किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि इनकम टैक्स जो है तो यहाँ पर तालीमी ज़ैली टैक्स जो है तो वो 2% होता है, ठीक है। और सानवी और आला तालीमी टैक्स जो है तो 1% होता है। इसी तरह से अगर हम आमदनी जो है तो काबिल टैक्स आमदनी के मरहले में अगर हम देखें यहाँ पर, जिसे हम स्लैब कहते हैं आमतौर पर, तो देखते हैं हम यहाँ पर कि 5 लाख से 10 लाख तक कर अगर आमदनी है तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर 12,500 प्लस 20% जो है तो टैक्स यहाँ पर लगता है। अगर आपकी आमदनी 5 लाख से 10 लाख के दरमियान है तो काबिल टैक्स आमदनी से 5 लाख रुपए मिनहा करने के बाद जो है तो आप देखेंगे उसके बकिया जो रकम है उस पर कितना लगेगा हमें पैसा, उस पर जो है तो 12,500 प्लस 20% टैक्स लगता है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि तालीमी टैक्स, तालीमी ज़ैली टैक्स जो है तो 2% है, और सानवी और आला तालीमी टैक्स जो है तो इनकम टैक्स का 1% है, ठीक है। इसी तरह से अगर 10 लाख से ज़्यादा अगर आमदनी है तो उस वक्त हम देखते हैं कि 11, यहाँ पर आप देखेंगे कि 1,12,500 रुपये है, 1,12,500 रुपये प्लस यहाँ पर जो है तो 30%, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर 30%, ठीक है। तो काबिल टैक्स आमदनी से 10 लाख रुपए मिना करने के बाद जो रकम होंगी उस पर हम देखते हैं
12,500 रुपये प्लस 30% जो है तो यहाँ पर हमें टैक्स अदा करना होगा। तो इनकम टैक्स का फ़ीसद हम यहाँ पर देखते हैं 2% है, और इनकम टैक्स अगर हम यहाँ पर सानवी और आला तालीमी टैक्स अगर देख रहे हैं उसका 1% है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सरमाया जो सालाना आमदनी है तो उसमें 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के दरमियान वाले इनकम टैक्स दहिंदा को 10% सरचार्ज, और सालाना आमदनी 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो तो इनकम टैक्स का 15% सरचार्ज जो है तो अदा किया जाता है। ठीक है, याद रखिए इसे। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे बुज़ुर्ग शहरी, यानी उम्र 8 साल से 80 साल तक की अगर उम्र है तो उसमें हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर 3 लाख तक की अगर आमदनी है तो टैक्स माफ़ है इनको। ठीक से, यहाँ पर तालीमी ज़ैली टैक्स भी माफ़ है, सानवी और आला तालीमी ज़ैली टैक्स भी इनको माफ़ है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देख रहे हैं कि 3 लाख एक रुपए से लेकर 5 लाख तक के अगर है तो यहाँ पर इनको जो है तो 5% इनकम टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, काबिल टैक्स आमदनी से 3 लाख रुपए मिनाह करने के बाद में अगर 3 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट है 5 लाख तक, उसमें 5% इनकम टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि तालीमी ज़ैली टैक्स जो है तो 2% है इसमें, और सानवी व आला तालीमी टैक्स जो है तो 1% है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर 5 लाख एक से लेकर 10 लाख तक अगर आमदनी है किसकी, बुज़ुर्ग शहरी की। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 10,000 रुपये प्लस 20% टैक्स, ये इतना इन्हें अदा करना होता है। तो हम देखते हैं कि काबिल टैक्स आमदनी से 5 लाख रुपए मिना करने के बाद की आमदनी पर इतना पैसा उन्हें देना होता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि इन तालीमी ज़ैली टैक्स जो है तो इनकम टैक्स का 2% है। इसी तरह से सानवी व आला तालीमी ज़ैली टैक्स जो है तो वो इनकम टैक्स का 1% है। ठीक है, इसी तरह से अगर देखते हैं बुज़ुर्ग शहरी की अगर इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 1,10,000 रुपये जो है तो उन्हें अदा करना होगा, और 30% कितना, 30% उनको एडिशनल जो है तो इनकम टैक्स कुल आमदनी जो आमदनी जो है तो 10 लाख रुपए छोड़ने के बाद की आमदनी है उसके बाद का जो पैसा है उस पर उन्हें 30% एक्स्ट्रा जो है तो इनकम टैक्स अदा करना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इनकम टैक्स जो है तो यहाँ पर तालीमी ज़ैली टैक्स 2% रहेगा। इसी तरह से इनकम टैक्स का 1% जो है तो आला सानवी और आला तालीमी ज़ैली टैक्स होगा। ठीक है, याद रखिए इसे। इसी तरह से हम देखते हैं कि सरमाया आमदनी जो है तो 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के दरमियान वाले इनकम टैक्स दहिंदा को 10% सरचार्ज, और सालाना आमदनी 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो तो इनकम टैक्स का 15% सरचार्ज आयद करना होता है। ठीक है, याद रखिए इसे। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि बहुत ज़ईफ़ बुज़ुर्ग शहरी है, उम्र 80 से ज़्यादा है, तो उसमें हम देखते हैं यहाँ पर कि काबिल टैक्स अगर उनकी आमदनी रुपए में देखते हैं हम यहाँ पर कि अगर 5 लाख है, ठीक है, तो ये आमदनी माफ़ है। ठीक है, ये जो है तो रिजम्पशन है इनको यहाँ पर इनकम टैक्स से। इसी तरह से तालीमी टैक्स और दूसरे जो है तो टैक्स भी माफ़ है इनको। ठीक है, इसी तरह से अगर 10 लाख 1,05,1,01,000 से लेकर 10 लाख तक अगर आमदनी है तो इस पे 20% इनकम टैक्स इनको लगेगा यहाँ पर। ठीक है, काबिल टैक्स आमदनी से 5 लाख रुपए मिना करने के बाद का जो अमाउंट है उस पर 20% इनको इनकम टैक्स अदा करना होगा। ठीक है, इसी तरह से 2% यहाँ पर और यहाँ पर 1%। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर 10 लाख से ज़्यादा इनकम है तो इसमें 1 लाख रुपया उनको अदा करना है। काबिल टैक्स आमदनी से 10 लाख रुपए मिना करने के बाद के अमाउंट पे जो है तो 1 लाख रुपया देना होगा, प्लस 30% जो है तो इनकम टैक्स इनको यहाँ पर लगेगा। ठीक है,
तो ये बहुत ज़ईफ़ जो शहरी है, यानी 80 साल की उम्र से ज़्यादा वाले शहरी हैं, उनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि इनकम टैक्स का जो है तो 2% उन्हें लगेगा तालीमी टैक्स, और इनकम टैक्स का जो है तो 1% सानवी व आला सानवी तालीमी टैक्स के ज़िम्मे में लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरमाया आमदनी 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के दरमियान वालों को इनकम टैक्स का 10% सरचार्ज, और सालाना आमदनी 1 करोड़ से ज़्यादा वालों को इनकम टैक्स का 15% सरचार्ज जो है तो आयद होगा। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये कुछ बुनियादी मालूमात थी बच्चों जो हमने आपको यहाँ पर इस टॉपिक के लिहाज से, यानी कि जो इनकम टैक्स की तहसीब है उसके ताल्लुक से हमने आपको यहाँ पर दी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इसे ज़रूर समझा होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो डायरेक्ट एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट 6.2 है उस पर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो 6.2 जो हमारी एक्सरसाइज है उसका सवाल नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है। क्या है ये सवाल नंबर 1 हमारा, कि झैल के जदुल का मुशाहिदा कीजिए, जदुल में दिए हुए अफराद की दी हुई काबिल टैक्स आमदनी पर टैक्स अदा होगा या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, अभी हमने अभी जो 3 चार्ट यहाँ पर देखे हैं, तो वो इन 3 चार्ट में हमने देखा 60 साल की उम्र के अफराद, इसी तरह से बुज़ुर्ग शहरी यानी 60 साल से 80 साल तक की उम्र वाले अफराद, और इसके अलावा हमने देखा यहाँ पर कि बहुत ज़ईफ़ बुज़ुर्ग शहरी। ठीक है, तो इन्हें 80 साल की उम्र से ज़्यादा जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ शहरी में शामिल है। ठीक है, याद रखिए इसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, पहले जो शहरी हैं वो कुमारी निकिता है। ठीक है, और इनकी जो उम्र है वो 27 साल है, और इनकी उम्र जो है 27 साल होने के साथ साथ उनकी जो इनकम है वो 2,34,000 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले कुमारी निकिता के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं निकिता की उम्र सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 27 साल है, यानी 60 साल से कम है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि 60 साल से या 60 साल की उम्र तक की जो अफराद है उनके लिए इनकम टैक्स कितना होता है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि निकिता की उम्र हमने सबसे पहले यहाँ पर देखी है, तो 27 साल है। अब काबिल टैक्स रकम जो है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2,34,000 रुपये है इसकी इनकम जो है, तो काबिल टैक्स कितनी है, 2,34,000 है। हम देखें कि उम्र के इस ग्रुप के लिए जो मुस्तस्ना आमदनी की हद यानी छूट है वो 2,50,000 है। ठीक है, यानी अगर इस उम्र तक के 60 साल की उम्र के अफराद की अगर 2,50,000 तक इनकम है तो उनको इनकम टैक्स जो है तो माफ़ है ना। ये बात हमने अभी उस गोशवारे में देखी है। इससे हमें ये मालूम होता है कि मिस निकिता की आमदनी जो है तो 2,50,000 से कम है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मिस निकिता को जो है तो इनकम टैक्स अदा नहीं करना होगा, नहीं देना होगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये पहले सवाल का जवाब हो गया बच्चों यहाँ पर। अब इसके बाद दूसरा सवाल है यहाँ पर श्री कुलकर्णी का। ठीक है, इनकी उम्र जो है तो 36 साल है और इनकी आमदनी जो है तो 3,27,000 रुपये है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि श्री कुलकर्णी की उम्र जो है तो 36 साल है, यानी 60 साल से कम है, और काबिल टैक्स जो इनकी इनकम है वो 3,27,000 रुपये है। ठीक है, तो इस उम्र के ग्रुप के लिए मुस्तस्ना आमदनी की हद यानी छूट जो है तो 2,50,000 रुपये है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्री कुलकर्णी को जो है तो आमदनी 2,50,000 से ज़्यादा है ना, इससे ज़्यादा है ना, उनकी इनकम जो है तो इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि श्री कुलकर्णी को जो है तो इनकम टैक्स यहाँ पर देना होगा। इसका मतलब ये है ना, इनको इनकम टैक्स यहाँ पर अदा करना होगा। इसी तरह से उसके बाद का सवाल है जो जदुल यहाँ पर हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर इस जदुल पर हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर जो अफराद
की दी हुई काबिल टैक्स आमदनी है, इन पर इनको इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा वो हमें बताना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर श्रीमती मेहता को देखते हैं। ठीक है, तो श्रीमती मेहता की आमदनी आप देखिए 5,82,000 रुपये है और इनकी उम्र जो है तो 44 साल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रीमती मेहता की उम्र जो है तो 44 साल है, यानी 60 साल से कम है। ठीक है, यानी काबिल टैक्स रकम जो है तो वो कितनी है, वो है 5,82,000 रुपये। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि उम्र के इस ग्रुप के लिए मुस्तस्ना आमदनी की हद जो है तो वो कितनी है, यानी छूट 2,50,000 है। तो हम देखते हैं कि श्रीमती मेहता की आमदनी 2,50,000 से ज़्यादा है। ठीक है, इससे इनकी आमदनी जो है तो ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसका मतलब ये है कि इनको यहाँ पर इनकम टैक्स अदा करना होगा, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि श्रीमती मेहता को जो है तो इनकम टैक्स अदा करना होगा, है ना। ठीक है, याद रखिए इसे। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पर कि श्री बजाज है। श्री बजाज की उम्र जो है तो 64 ईयर्स है और इनकी जो आमदनी है वो 8,40,000 रुपये है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि इनकी आमदनी 8,40,000 है, 64 साल की उम्र है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि श्री बजाज की उम्र 64 साल है, यानी 60 से 80 साल के दरमियान के ज़िम्रे में ये आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे काबिल टैक्स जो रकम है वो कितनी है, 8,40,000 है, यानी इनकी आमदनी जो है वो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उम्र के इस ग्रुप के लिए मुस्तस्ना आमदनी की हद यानी छूट वो कितनी है, वो 3 लाख है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि श्री बजाज की आमदनी जो है तो 3 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि श्री बजाज को जो है तो इनकम टैक्स अदा करना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनको जो है तो इनकम टैक्स यहाँ पर अदा करना होगा, देना होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर सवाल देखते हैं श्री डिसिल्वा का। श्री डिसिल्वा की उम्र 81 साल है, 81 ईयर्स है और उनकी आमदनी जो है तो वो 4,50,000 रुपये है। कितनी है, 4,50,000 रुपये। तो क्या करेंगे हम अब यहाँ पर, अभी हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं कि मिस्टर डिसिल्वा की उम्र जो है तो कितनी है, 81 साल है, यानी 68 साल से, यानी कि हम सॉरी यहाँ पर इनकी उम्र जो है तो 81 साल है ना। यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनकी उम्र जो है तो 80 साल से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है ना, इनकी उम्र जो है तो 80 साल से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी इनकम कितनी है, वो 4,50,000 है, यानी ये काबिल टैक्स रकम जो है तो 4,50,000 है। तो उम्र के इस ग्रुप के लिए मुस्तस्ना आमदनी की हद यानी छूट कितनी है, वो 5 लाख है। कितनी है, 5 लाख है। तो आप देखें कि मिस्टर डिसिल्वा की आमदनी जो है तो 5 लाख से कम है। ठीक है, 5 लाख से इनकी आमदनी जो है तो कम है। ठीक है, ये याद रखिए कि इनकी जो आमदनी है वो 5 लाख से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर डिसिल्वा को जो है तो इनकम टैक्स अदा नहीं करना होगा। ठीक है, याद रखिए इसे कि मिस्टर डिसिल्वा को जो है तो यहाँ पर इनकम टैक्स अदा नहीं करना होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सवाल नंबर 1 था हमारा। इसके बाद अब ये सवाल नंबर 2 हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर सवाल ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको समझना और ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि ये आसान है। तो आप देखिए यहाँ पर कि श्री करतार सिंह, उम्र 48 साल, निजी कंपनी में मुलाजमत करते हैं। मुनासिब भत्ता मिना करके इनकी माहाना तनख्वाह 42,000 रुपये है। वो प्रोविडेंट फंड में 3,000 रुपये सरमायाकारी करते हैं। उन्होंने 15,000 रुपये का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC भी ख़रीदा है। 12,000 रुपये का अतिया वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में जमा किया है। तो इनका इनकम टैक्स महसूब कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि तनख्वाह से जुमला सालाना आमदनी वो कितनी है इनकी।
तो आप यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 12 महीने ज़रब 42,000 करना होगा। ठीक है, तो हमें मालूम होंगे इनकी कुल आमदनी कितनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इनकी कुल आमदनी जो है तो 5,04,000 रुपये है। ठीक है, अब कुल मिनाजात इसमें से हम कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ों से इनको रिजम्पशन है यहाँ पर। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो पैसा ये जमा करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3,000 रुपये अगर महीने को ये कटाते हैं तो 12 महीने में कितने कटाएंगे पैसे, तो 3,000 इंटू 12 हम करते हैं तो यहाँ पर 36,000 रुपीज़ होता है। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखेंगे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इनका पैसा कितना डाला हुआ है, तो वो 15,000 रुपये डाला हुआ है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों की जमा कर लेते हैं यहाँ पर, यानी 36,000 प्लस 15,000, तो ये कितना हो जाएगा 51,000। ठीक है, तो अब ये टोटल पैसा इनका जो है तो इतना इन्वेस्ट किया हुआ है इतना। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कि वज़ीर आज़म फ़ंड में भी इन्होंने पैसा दिया है। कितना फ़ंड दिया है, वो 12,000 रुपये दिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इन सब की जो है तो टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि काबिल टैक्स रकम जो मिलेगी उनकी, तो वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, उसमें से हम इसे माइनस करेंगे, यानी 51,000 रुपीज़ ये हो गई उनकी क्या इन्वेस्टमेंट हो गया ये। ठीक है, इसी तरह से ये जो इन्होंने वज़ीर आज़म फ़ंड में जो पैसा दिया है वो पैसा हम ले लेंगे और इसे माइनस करेंगे इसमें से। तो कुल आमदनी जो है उनकी 5,04,000 में से 63,000 हमने यहाँ पर माइनस कर दिए इसका। ठीक है, तो उनकी रकम कितनी हो गई काबिल टैक्स, वो हो जाएगी 4,41,000। ठीक है, तो आप देखेंगे ये आमदनी जो है तो 5 लाख से कम है, क्योंकि आपको याद है कि जो है तो 2,50,000 तक की जो भी रकम है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। ये बात आपको याद है ना, कि अगर 60 साल तक की उम्र है तो 2,50,000 का के अमाउंट जो है, जो इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगता है, वहाँ पे इनकम टैक्स की छूट है। ये बात आपको याद है। ठीक है, अब जो 60 साल की उम्र वाले हैं और अगर उनकी आमदनी जो है तो जो है उस पर 5% जो है तो टैक्स लगता है, ये बात आपको याद है ना। तो यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहले कि 1,91,000 जो है तो वो मिलेगा हमें कैसे, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि 4,41,000 रुपये हो रहा है ना उनका। ठीक है, 4,41,000 रुपये हो रहा है उनका जो इनकम है, वो टोटल इनकम जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से जो छूट का स्लैब है वो कितना है, 2,50,000 है। ठीक है, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे और उस पर 5% का हम इनकम टैक्स लगाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, 1,91,000 इतना हमें मिलेगा यहाँ पर इससे माइनस करने पर। ठीक है, तो आप देखेंगे अब 1,91,000 का 5% टैक्स, यानी 5/100 इंटू 1,91,000। तो आप देखेंगे ये 2 सिफर गए, ये 2 सिफर गए। अब यहाँ पर 1910 ज़रा 5 करेंगे हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना मिलेगा, 9,550 रुपये। ठीक है, अब इसमें जो है तो हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है इसके बाद कि 2% तालीमी सेस है। ठीक है, तो ये अगर हम निकालते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 2/100 इंटू 9,550 यानी 191। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1% सानवी और आला तालीमी सेस अगर हम देखें यहाँ पर तो वो हमें कितना मिलेगा, 95.50। ठीक है, तो कुल इनकम टैक्स कितना लग जाएगा फिर इनको, तो 9,550 प्लस 191 प्लस 95.50। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि
9,836 रुपीज़ 36.50 रुपीज़ जो है, तो इनको इनकम टैक्स अदा करना होगा। ठीक है, तो श्री करतार सिंह को आप देखेंगे 9,836.50 रुपये इनकम टैक्स अदा करना पड़ेगा इस तरह से। तो इस तरह से इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो इस तरह से बच्चों आज के सेशन में आपने देखा कि 6.2 ये एक्सरसाइज हमने हल किया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर आपको जो है तो 60 साल तक की उम्र वाले अफराद, इसी तरह से बुज़ुर्ग शहरी और बहुत ज़ईफ़ शहरी, इनका इनकम टैक्स का जो स्लॉट है वो किस तरह से बैठता है वो हमने आपको बताया है। और इसके अलावा हमने इनकम टैक्स के ताल्लुक़ से आपको बहुत सारी मालूमात दी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आप ज़रूर से ये सारे जो मालूमात हमने यहाँ पर हासिल की है इसका इआदा करेंगे और ख़ुसूस तौर पर जो प्रैक्टिस सेट 6.2 हमने हल किया है इसे भी आप अपने तौर पर हल करने की कोशिश करेंगे। ओके, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।